हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। तो लेक्चर 3 अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, आपको हमारे इस मानविक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और देखिए, ये चूँकि पीपीटी हैं, तो जब आप कभी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते समय होता क्या है कि आप नोट्स प्रॉपर नहीं बना पाते, कई बार हम लोग सामने आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही रिलायबल प्राइस में ये आपको जो भी हम पढ़ाएंगे पूरी केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स, ठीक है, आपको 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। लेक्चर है आपका 4, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। दूसरा हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हो सकता है आज सारे टॉपिक ना हो पाए, तो जितने टॉपिक हो जाएंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक बचेंगे वो अगले लेक्चर में कवर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्वेबिलिटी को। सॉल्वेबिलिटी देखो होती क्या है, समझना जरा सॉल्वेबिलिटी के बारे में कि सॉल्वेबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्वेबिलिटी देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो किसी एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेबिलिटी। अब देखो ज़्यादातर बुक्स वाले क्या करते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखी है सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स मैक्सिमम अमाउंट। ये मैक्सिमम अमाउंट वर्ड को आप समझ लेना अच्छे से। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कई बार बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डेफिनेशन भी सही है, गलत नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज द नोन एज सॉल्वेबिलिटी। तो सॉल्वेबिलिटी क्या है, एक्चुअल में मैक्सिमम अमाउंट है ना। क्या है बेटा, सॉल्वेबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट को सॉल्वेबिलिटी बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर मैक्सिमम अमाउंट है और टेम्परेचर आपका वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, बार बार आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो जो भी मैक्सिमम अमाउंट आएगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्वेबिलिटी। तो सॉल्वेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सही बात भी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लूँ कि वाटर में मैं शुगर डिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो शुगर थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होने लगेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि वाटर में मैं सैंड पार्टिकल डिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो वो तो डिजॉल्व ही नहीं होंगे, है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड कर ही रहा है कि किस तरीके का नेचर है। सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहेगा, ठीक। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं कि वाटर में पहले मैं शुगर डिजॉल्व करना चाह रहा हूँ और दूसरे एक्सपेरिमेंट में वाटर की जगह मैंने हनी लिया, शहद में शुगर डिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो देखो हमने सॉल्वेंट बदल दिया। तो सीधी सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा कि शुगर आपके वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगी हनी के कंपैरिजन में। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करेगा, ये बात आपको समझ आ रही होगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में आप ये समझना कि सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात हो रही है अभी। गैस के बारे में क्या इफेक्ट होगा, ये हेनरीज लॉ और कुछ और एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे जानेंगे।
तो जनरली सॉल्वेबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है, सॉल्वेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और ये किसके लिए है? सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? तो प्रेशर का नो इफेक्ट पड़ता है सॉलिड की सॉल्वेबिलिटी के ऊपर, और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो रीजन कभी हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख लो बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। चलिए ये हो गया आपका, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, रीड करो एक बार, देख लो कि क्या है ये। क्वेश्चन पूछा ये गया है कि द सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? अभी बोला टेम्परेचर की, तो डायरेक्टली है, ठीक है। प्रेशर पे एक्चुअल में उस तरह डिपेंड नहीं करती है, लेकिन गैस की सॉल्वेबिलिटी तो करती ही है। तो सॉल्वेबिलिटी बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि सॉलिड और लिक्विड की। तो गैस की सॉल्वेबिलिटी चूंकि डिपेंड करती है, तो हम यहाँ पे प्रेशर को भी इंक्लूड करेंगे, इसके लिए हेनरी लॉ दिया गया है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, ये डी आपका करेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम है, डायग्राम को आप अच्छे से देख लो। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये दो डायग्राम है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन का मतलब डिजॉल्व करना। देखो जैसे कोई सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये सॉल्यूट आ रहा है, डिजॉल्व होगा। क्रिस्टलाइजेशन में अगर आप देखो तो यहाँ क्रिस्टल जैसा दिख रहा होगा, ये आपको क्रिस्टल जैसा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्रिस्टल दिख रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन डायग्राम है, बहुत बढ़िया। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स ज़रूर ले लो, ठीक है। नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो नोट्स के लिए, तो जो हमारी टीम है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्वेबिलिटी के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है? तो ये हम लोग समझते हैं कि सॉल्वेबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। सॉल्वेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सॉल्वेबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? टेम्परेचर के, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाती है। और आगे देखते हैं, इसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सॉलिड और लिक्विड की सॉल्वेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, ठीक है, लेकिन गैस की सॉल्वेबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। स्टेटमेंट आप अच्छे समझिएगा। तो इसी के बारे में पूरा हेनरीज लॉ है, तो इसमें और कुछ खास नहीं बताना है, पूरा हेनरी लॉ पे आते हैं। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ सीबीएसई बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे तो ये लॉ आपको अच्छे समझ में आएगा। हेनरीज लॉ क्लियर है? हेनरीज लॉ किससे रिलेटेड है थोड़ा समझ लेते हैं। सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस से रिलेटेड है हेनरीज लॉ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किससे रिलेटेड है? सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस से। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, इसके लिए कुछ यहाँ डायग्राम बनाए गए हैं। जैसे मान लो ये कोई सॉल्वेंट है, इसमें आपके कोई गैस के पार्टिकल्स हैं जो डिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर P1 लगाया गया है। और दूसरा डायग्राम भी है, यहाँ देखो ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऊपर है, यहाँ ज़्यादातर नीचे हैं, और प्रेशर लगा दिया गया। यहाँ देखो प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर आपका ज़्यादा है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, समझना
कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम गैस को डिजॉल्व करना चाहते हैं तो एक इन्होंने लॉ दिया, और लॉ तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही दिया होगा, है ना, ऐसे तो लॉ दिया नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये हेनरीज डील्स विद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्वेलिटी ऑफ गैस, तो वही लिखा हुआ है ऊपर भी। स्टेटमेंट इनका क्या है कि सॉल्वेलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर जो गैस की सॉल्वेलिटी है, एक गैस, ध्यान रखना गैस किससे रिलेटेड था, एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिजॉल्व। क्लियर। तो प्रेशर के बारे में कई बार यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी लिखा होता है, और एक उसको दूसरे वर्ड में भी हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं आपको पूरा समझाने के लिए। समझना जरा हेनरीज लॉ है क्या। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपका ये कहता है बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of the solute present in the liquid। ये लॉ है, ये जो लॉ आपने पढ़ा है उसी का मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो, मॉडिफिकेशन है, जो कि ये वाला लॉ ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। वो भी लॉ सही है, ये भी सही है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी बेटा कि देखो यहाँ पर बोला गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लिक्विड, जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हो। इसके लिए एक डायग्राम समझते हैं, समझना जरा। जैसे मान लो कि ये कोई सॉल्वेंट है ये कोई सॉल्वेंट है, लिक्विड है, सॉल्वेंट है, इसमें आप गैस के मॉलिक्यूल डिजॉल्व करना चाह रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप इस पे प्रेशर लगा के ही डिजॉल्व करोगे। तो प्रेशर लगाने पर एक बात बताओ, सारा का सारा गैस का मॉलिक्यूल क्या डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ डिजॉल्व रहेगा, कुछ ऊपर भी रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऊपर मॉलिक्यूल रहेंगे, कुछ गैस के अंदर रहेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का कुछ अमाउंट होगा लिक्विड के अंदर, और अमाउंट है तो अमाउंट को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर मोल तुम्हें निकालना आता है तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल लोगे। क्लियर है। और पार्शियल प्रेशर जो लिया जाता है गैस का, वो कहाँ का लिया जाता है वो समझना, वो यहाँ का लिया जाता है, एबव द लिक्विड सरफेस। कहाँ का लिया जाता है पार्शियल प्रेशर? एबव द लिक्विड सरफेस का पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट को हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि क्यों इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं? सॉल्युबिलिटी देखो है क्या, एक मैक्सिमम अमाउंट ही तो है जो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो एक बात बताओ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है तो उस मैक्सिमम अमाउंट के तो मोल निकाल सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकाला जा सकता है। तो चाहे सॉल्युबिलिटी कहो चाहे मोल फ्रैक्शन कहो, एक ही बात है। क्लियर है। बस ये ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
ये जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो आपका इन द लिक्विड का होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन या हम सॉल्वेबिलिटी लिख दें, दोनों ही बात सही है, क्योंकि सॉल्वेबिलिटी को किसके टर्म में निकाला जाता है बेटा? सॉल्वेबिलिटी को आप निकालते हो किसके टर्म में? मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालते हो सॉल्वेबिलिटी को, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्वेबिलिटी को निकालते हो। अब यहाँ से एक और रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो सॉल्वेबिलिटी है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जो सॉल्वेबिलिटी है वो आपके हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्वेबिलिटी हेनरीज कांस्टेंट की क्या इन्वर्सली है, तो कई बार क्वेश्चन में दे देगा कि हमारे पास 3 गैसें हैं A B C D, ठीक है, A B C D 3 या 4 दे देगा, बोल देगा कि इनके हेनरीज कांस्टेंट की ये वैल्यू है या ये है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली वैल्यू है, तो इनके सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो अगर आपको हेनरीज कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है, तो जो भी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी सॉल्वेबिलिटी सबसे कम। समझ में बात आई? और हेनरीज कांस्टेंट जो होता है बेटा, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा टेम्परेचर के। तो इसका मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर डायरेक्टली होता है। तो ये कुछ बातें हैं आपके हेनरीज लॉ से रिलेटेड। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि इसको आप एक बार और अच्छे से देख लें। देख लीजिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस होता है, और मोल फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्वेबिलिटी कहते हैं, एक्चुअल में सॉल्वेबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालते हैं, और ये आपका रिलेशन है। एक यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो ये y बराबर mx का ग्राफ है, c तो यहाँ है नहीं इंटरसेप्ट, तो अगर हम y एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रखें, y एक्सिस पर क्या रखें बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पर हम सॉल्वेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? सॉल्वेबिलिटी की। तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, जब इंटरसेप्ट 0 हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन जाएगा, और y बराबर mx प्लस c का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, है ना? ये ग्राफ भी आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये है। अब हेनरीज कांस्टेंट की कोई ना कोई यूनिट होगी, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलो एक बार थोड़ा ये लॉ और देख लेते हैं। सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड, इन लिक्विड बोला है, ध्यान दे लो, एट अ गिवन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिजॉल्व। प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर, तो इसको उल्टा भी तो बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेबिलिटी, है ना? तो वही उल्टा बोला गया है। अब बस सॉल्वेबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालते हैं, ये बात है। और यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी है। इसमें एक बात आपको और समझानी है, मुझे समझना कि जो आपने ये लॉ पढ़ा, ध्यान दीजिएगा इधर, जो आपने ये पढ़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको सॉल्वेबिलिटी कहते हैं, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख के कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, यही होगा। और ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH, मतलब हेनरीज कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का चलो हमने मोल्स कैपिटल N मान लिया है। क्या मान लिया है? सॉल्वेंट के मोल्स कैपिटल N, और सॉल्यूट के मोल्स हमने स्मॉल n मान लिया। तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इतना लंबा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा,
क्योंकि ये चीज़ आपके न्यूमेरिकल में यूज होगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपके न्यूमेरिकल में यूज होगी। क्या यूज होगी समझना। ये जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ, ये हेनरीज लॉ आपका जो होता है ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आप समझते हो कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब सॉल्यूट के मोल बहुत बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और अगर सॉल्वेंट के मोल बहुत ज़्यादा हैं तो अगर सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा हैं तो सॉल्यूट के थोड़े बहुत हैं भी, तो उसको जब ऐड करोगे तो लगभग लगभग सॉल्वेंट के मोल के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये जो डाटा है ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू के एच इंटू यहाँ पर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। एक तो ये भी फॉर्मूला आपका आ गया। अब कई बार क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट के मोल्स नहीं दिए होते, ठीक है बेटा, सॉल्यूट के मोल्स नहीं दिए होते, तो सॉल्यूट के अगर मोल्स निकालना है तो सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। अब गिवन मास का सिंबल अलग अलग बुक में देखो अलग अलग हो सकता है। चलो मैं यहाँ W1 M1 मान लेता हूँ, और कैपिटल N के लिए अगर हमें मोल्स निकालना है गिवन मास W2 डिवाइडेड बाई M2 मान लेता हूँ, है ना। ये मान लिया। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू, अब ये देखो ये है W1 डिवाइडेड बाई M1 डिवाइडेड बाई यहाँ W2 डिवाइडेड बाई M2। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज बेटा सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल में, इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज पड़ेगा बेटा, न्यूमेरिकल्स पे यूज पड़ेगा। चलिए ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगा इसका यूज, न्यूमेरिकल्स में यूज पड़ेगा। कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया हेनरीज लॉ से रिलेटेड, और ये चीज़ अक्सर आपसे पूछी जाती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ध्यान देना, यूनिट सेम एज दोज ऑफ द प्रेशर, जैसे प्रेशर की यूनिट होती है वही हेनरीज कांस्टेंट की होती है। तो टॉर हो सकती है, टॉर इसकी यूनिट क्योंकि प्रेशर की होती है, और किलो टॉर। इसके बाद डिफरेंट गैसेज है डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच। एक्चुअल में जो के एच है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट क्योंकि यहाँ सॉल्यूट गैस है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीनों पे डिपेंड करता है। लिख देता हूँ यहाँ पे के एच डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पर, अभी बताया था टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, और नेचर ऑफ सॉल्यूट में यहाँ पे सॉल्यूट है आपकी बेटा गैस क्योंकि हेनरी लॉ पढ़ रहे हो, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अगर इनमें से कुछ भी बदल जाएगा तो हेनरीज कांस्टेंट बदल जाएगा। क्लियर है। तो देखो डिफरेंट गैस होंगी तो सीधी सी बात है नेचर ऑफ सॉल्यूट बदल गया, तो डिफरेंट आपका डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच भी होगी। अगला समझना, द के एच वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अगर मान लो एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है वाटर के साथ मिक्स है, और दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिक्स है, तो सॉल्वेंट अगर बदल दोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, द के एच वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट, डिफरेंट होगी किसमें, अगर डिफरेंट सॉल्वेंट होगा, एंड इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो पहले ही बता दिया था
कि जो KH होता है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है, डायरेक्टली होता है। हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू अगर हायर है तो गैस लोअर विल बी इट्स सॉल्वेबिलिटी। ये आपको यहाँ से बताया था, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो KH इंटू सॉल्वेबिलिटी, यही है। तो आपको देखो ये पता है कि सॉल्वेबिलिटी जो होगी बेटा वो आपके KH के इन्वर्सली होगी। इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कैसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो अगर तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है किसकी, KH की, तो सीधी बात है सॉल्वेबिलिटी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन होता है। इस रिलेशन से हमें पता चल पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हेनरीज लॉ वैलिड ओनली फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जो हेनरी ने स्टेटमेंट दिया है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए तभी हेनरी लॉ बेटा फॉलो होगा, नहीं तो नहीं फॉलो होगा। एक बार आप कंडीशन पढ़ लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। पढ़ लीजिए कंडीशन क्या है। पढ़ लिया होगा, देखो देखते हैं। हेनरीज लॉ वैलिड ओनली फॉलोइंग कंडीशन। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर ऑफ गैस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए? आपको देखो ऐसा इसलिए होता है, अगर बहुत हाई हो जाएगा तो गैस ना लिक्विफाई हो जाएगी, और लिक्विफाई हो जाएगी तो पूरी की पूरी डिजॉल्व हो जाएगी। जबकि हेनरी लॉ में आपने क्या पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड सरफेस का होता है। तो एबव द लिक्विड सरफेस में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारी सारी डिजॉल्व हो जाएगी बहुत हाई प्रेशर अगर हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर आपका बहुत हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। और ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, गैस शुड नॉट गो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। अगर गैस ने सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर ली, देखो डिजॉल्व होना अलग चीज़ है और केमिकल रिएक्शन होके नया कंपाउंड बना देना अलग चीज़ है। यहाँ हम सॉल्वेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉल्वेबिलिटी मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है गैस का, हम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। तो देखो अगर हम एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है किसका, अमोनिया का। अमोनिया को अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो देखो क्या अमोनिया जब वाटर में डिजॉल्व होगी तो हेनरी लॉ क्या लग पाएगा इस पर? तो क्यों नहीं लग पाएगा? एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है ना बेटा, तो एक केमिकल रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है। जबकि बोला गया है कि गैस शुड नॉट गो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। तो ये तो केमिकल रिएक्शन कर ली। तो एक बात बताओ, अगर गैस को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या हेनरी लॉ अप्लाई होगा? तो आंसर होगा नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, प्रैक्टिकल वगैरह में भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर है? डिजॉल्व होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए गैस के मॉलिक्यूल। टूट जाएंगे, बॉन्ड अगर उसके टूट गए तो तब तो फिर केमिकल चेंज ही हो जाएगा, तो केमिकल चेंज तो हो नहीं सकता है। तो आई थिंक हमारी बात शायद आपको समझ में आई होगी। प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में नहीं जाना चाहिए। अमोनिया के चले जाते हैं इसलिए अमोनिया पे नहीं लगेगा हेनरी लॉ। और दूसरी बात, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? और टूटेंगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, अब बॉन्ड का टूटना एक केमिकल चेंज है, क्लियर है? तो इसलिए ये आपके लिमिटेशंस हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन तो खैर बहुत डिटेल में बुक्स में लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में CO2 गैस डिजॉल्व होती है। स्कूबा डाइवर्स हैं, इसमें बेंट्स डिजीज होती है। ये सब क्या है डिटेल में आप थोड़ा बुक में पढ़ लेना। कभी अगर एप्लीकेशन आता है तो आपको ये लिखना रहेगा। माउंटेन क्लाइंबर्स को एनॉक्सिया हो जाता है ना? तो ये सब एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ लीजिए एक बार।
क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो ये कहा गया है, एज पर हेनरीज लॉ हायर वैल्यू ऑफ के, ध्यान से देखना, हायर वैल्यू का है के की, एट अ गिवन पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, हायर इज द सॉल्वेबिलिटी। अगर हायर वैल्यू है के की तो हायर होगी क्या सॉल्वेबिलिटी? इन्होंने बोला है कि हायर वैल्यू ऑफ के एट गिवन पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर हायर इज द सॉल्वेबिलिटी, तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि सॉल्वेबिलिटी में और आपके हेनरीज कांस्टेंट में इनवर्स रिलेशन होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो अगर ये हायर है तो ये लोअर होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉल्स। कैसा है बेटा? फॉल्स है स्टेटमेंट, रॉन्ग है। आगे है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ भी यूज होगा। कौन सा लॉ यूज होगा? डाल्टन्स लॉ। आप इसको 1 मिनट के लिए देख लो, तब फिर मैं आपको आगे इसको कराता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इतना है। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब आपको गिवन है, क्या बेटा गिवन है? आपको के एच गिवन है, कितना? 10 की पावर 5 एटीएम। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन द एयर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन एयर कहा है, क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन एयर दिया हुआ है। एयर वर्ड पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। कितना दिया हुआ है? 0.8। ए प्रेशर इज 5 एटीएम, प्रेशर आपको बोल रहा है कि 5 एटीएम है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ N2, मोल बताना है N2 के जो डिजॉल्व है इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है। तो अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझें थोड़ा, तो एक्चुअल में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये आपके वाटर है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस है जो कि डिजॉल्व है। तो हमेशा डिजॉल्व होने में पूरी डिजॉल्व नहीं हो सकती नाइट्रोजन गैस, और ये कंटेनर में यहाँ से आपका प्रेशर वगैरह लगाया जा रहा होगा, P1 प्रेशर। ये कुछ सिचुएशन है। तो देखो आपको मोल फ्रैक्शन यहाँ वाले दिए हैं नाइट्रोजन के यहाँ के मोल फ्रैक्शन दिए हैं एयर के 0.8, क्या दिया है बेटा? 0.8। और यहाँ का पूछा है, देख लो, मोल्स ऑफ द N2 इन द वाटर। अब मोल्स पूछा है, मोल फ्रैक्शन भी नहीं पूछा। तो देखो ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। अब देखो कुछ आइडिया लग रहा होगा, हेनरी कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है मोल फ्रैक्शन तो यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा थोड़ा उसको हम लोग समझते हैं। अब देखो हेनरीज लॉ लगाता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? नाइट्रोजन गैस, इसको डिजोल्व कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? नाइट्रोजन गैस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मोल फ्रैक्शन जो होता है हेनरी लॉ में, आपको बहुत अच्छे समझाया
कि हेनरीज लॉ में जो मोल फ्रैक्शन होता है ये बेटा इन द लिक्विड का होता है, और यहाँ दिया है एयर का, तो ये वाला तो तुम यहाँ रख नहीं सकते हो मोल फ्रैक्शन। आई बात समझ में? तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? इसके लिए देखो डाल्टन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। डाल्टन ने एक लॉ दिया था, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है बेटा, डाल्टन्स लॉ समझते हैं। इनका लॉ क्या था? इन्होंने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो होता है टोटल प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द एयर के बराबर होता है। ये जो मोल फ्रैक्शन का साइन y लिखा गया है ये इसलिए क्या लिया गया है कि एयर के लिए रिप्रेजेंट, x नहीं लिखा, इस टाइप का नहीं लिखा है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता। तो पार्शियल प्रेशर देखो डाल्टन्स लॉ से भी निकलता है, लेकिन डाल्टन्स लॉ से कैसे निकलता है? मोल फ्रैक्शन एयर वाले का मल्टीप्लाई करना पड़ता है टोटल प्रेशर में। तो देखो यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि टोटल हमें प्रेशर दिया है। टोटल प्रेशर कितना दिया है? 5 atm, और यहाँ पे कितना दिया है? एयर का आपको दिया है, एयर में मोल फ्रैक्शन 0.8। तो ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना आएगा बेटा? ये आएगा 4.0 atm आ गया। अब अगर आपको पार्शियल प्रेशर मिल गया तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आप रख दो 4, ठीक है। और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है, कितना? 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन तो पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन मोल्स पूछे हैं तो पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब गैस का, तो यहाँ से आपका क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल्स टू 4/10⁵। ये आपका आएगा। जब यहाँ से मोल आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गया सॉरी, तो मोल निकालना तो बहुत ही आसान है। और यहाँ पर देखो मोल कैसे निकालोगे, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करना आपका काम है। मैं ऐसा करता हूँ, इधर बता देता हूँ, थोड़ी जगह है। ये वाटर जो होता है, वाटर के मोल्स क्या होते हैं? मोल्स ऑफ द वाटर, ये आपको मैंने मोलारिटी में सिखाया है। 55.55 मोल होते हैं वाटर के। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पता है तो इसका मतलब गैस के मोल डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर लिख सकते हो। मोल्स हमने वाटर के कैपिटल एन माने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू होता है कैपिटल एन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, ऐसा आपको बताया है। याद आ रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जिसको न याद आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। तो देखते हैं जरा यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो ये है आपका कितना? 4/10⁵, और मोल ऑफ द गैस बताने हैं, और ये होता है 55.5। अब यहाँ पे मोल ऑफ द गैस जब निकालोगे तो ये देखो आपका आंसर क्या आएगा, आप निकाल लेना कैलकुलेट करके। 2.22 इंटू 10⁻³ आएगा। 2.22 इंटू 10⁻³ मोल आपके आएंगे। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी कि मोल फ्रैक्शन एयर का दिया है, जबकि हम लोग हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड पढ़ते हैं, लिक्विड के अंदर का। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। विच लॉ एक्सप्लेन सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? तो चार्ल्स लॉ नहीं होता, ये कौन सा लॉ होता है बेटा? हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और ये लेक्चर्स आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट होते हैं तो आपको अच्छा लगेगा।
आगे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वेपर प्रेशर, राउट लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसको न्यूमेरिकल, वो सब मैं आपको बाद में कराता हूँ। थैंक यू बेटा।